जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करूंगी आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। देखिए, कई बार पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को ये जानकारी नहीं होती है कि उनको जो पेंशन मिल रही है वो सही मिल रही है या गलत मिल रही है, बेसिक सही आ रही है या नहीं। ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से ये पूरी कोशिश करती हूँ कि बेसिक से जुड़ी हुई सही सही जानकारी शेयर कर दूं। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारे पेंशनर्स को ध्यान में रखने वाली एक बहुत ही जरूरी बात, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। साथ ही में एक दो कमेंट्स देखेंगे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को हमारे सामने रखा है। तो यही कुछ जानकारी है जिसके लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक सही समय रहते पहुंच सके। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए, पेंशन संबंधी समस्याओं की जहां बात आती है तो अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को इसके लिए सही सही हम गाइड करें। ऐसे में इनकी जब पेंशन संबंधित कोई समस्या होती है, एरियर से जुड़ी हुई, एमएससीपी से जुड़ी हुई, तो ऐसे में रोज हमें बहुत सारे फोन कॉल्स अटेंड करने होते हैं। बात हमारी होती है वेटरन्स और फैमिली पेंशनर से। ऐसे में कई बार हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको भी मैं मुद्दे बना के अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज ही एक देखिए ऐसा मुद्दा मेरे ध्यान में आया है जहां पर हालांकि हमने काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए परेशानी क्या थी उस फैमिली पेंशनर्स की, पूरी इसके बारे में डिटेल में बात करती हूँ। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि पेंशनर अपने रहते हुए ये सारी जानकारी अपनी फैमिलीज को, अपने परिवार को बताए। और साथ ही में यहाँ पर देखिए इस वीडियो के अंत में हम ये भी ये सवाल आपके लिए मैं जरूर से छोड़ के जाऊंगी कि जो हमें पेंशन संबंधित समस्याएं आ रही है, चाहे एमएससीपी से जुड़ी हुई समस्या आ रही है, एरियर से जुड़ी हुई समस्या आ रही है, इनमें क्या वो संबंधित विभाग जवाबदेह नहीं है जिसकी वजह से हमें ये परेशानी आ रही है। आगे इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इस मुद्दे को इस वीडियो में मैंने शामिल क्यों किया है इसके बारे में बात कर लेती हूँ। देखिए, आज मेरी एक फैमिली पेंशनर से बात हुई जो राजस्थान की थी। अब उनसे बात करने पर मुझे पता चला कि उनके हस्बैंड ने पहले जो है आर्मी में सर्विस दी थी 7 साढ़े 7 साल तक। उसके बाद उन्होंने सेकंड जो है जॉब बीएससी में जॉइन कर लिया था। अब इसके बाद जब उनकी डेथ हुई तकरीबन 2 साल पहले उन वेटरन्स की, तब उनकी सर्विस जो है कुछ 33 साल के आसपास टोटल बन रही थी। यहाँ तक भी ठीक था। उस फैमिली पेंशनर ने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो बैंक में सबमिट करवाया। बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाया, एक एप्लीकेशन भी लिख कर दी थी, जो भी ये कार्रवाई होती है वो उन्होंने कर दी थी। अब यहाँ पर देखिए उस फैमिली पेंशनर्स को तो यही लगा ना कि हमने अपने तरफ से सब कार्रवाई कर दी है तो अब हम निश्चिंत हो गए। अब जो भी हमें पेंशन आएगी वो सही सही आएगी। लेकिन यहाँ देखिए बैंक की कितनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है, या उस बैंक के ऑडिट विभाग की कितनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है कि उस फैमिली पेंशनर्स को 1 साल से ज्यादा तक वो उस सर्विस पेंशनर की ही पेंशन देते गए। अब ऐसे में क्या था कि उस पेंशनर जिसकी डेथ हुई उनकी एज जो है वो 70 ईयर्स से ज्यादा थी। तो ऐसे में जब उनकी डेथ हुई तो उनके परिवार को, उनकी फैमिली को जो है इनहेंस रेट के बदले ऑर्डिनरी रेट से पेंशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसके बजाय जो है इन्होंने क्या किया, ये जो बैंक ने उनको सर्विस पेंशनर की ही पेंशन दे दी। इसके बाद जब इनका माइग्रेशन हुआ और ये सारी चीजें स्पर्श के सामने भी आई, तब ये उनको पता चला कि उनको तो गलत पेंशन मिल रही है, ज्यादा पेंशन मिल रही है। आप समझिए यहाँ पर कि 4 लाख की रिकवरी उस फैमिली पेंशनर्स पे बैठा दी। अब उस फैमिली पेंशन की पेंशन जहां पहले से कम है, ऑर्डिनरी रेट से पेंशन आ रही है, उसमें वो 4 लाख की रिकवरी भी काटी जा रही है स्पर्श टीम के द्वारा। हालांकि चलिए यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं स्पर्श की, स्पर्श में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। स्पर्श का भी ऑडिट विभाग क्या कर रहा है इसके बारे में अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कई सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको गलत रैंक का पेंशन मिल रहा है, जिनको एमएससीपी को लेकर अगर जवाब देना है तो नहीं जवाब जल्दी से मिल रहा, पीपीओ जल्दी से जारी नहीं हो रहे, कई सारी गड़बड़ियां हैं। लेकिन बैंक, वो बैंक
जहां पर इस फैमिली पेंशनर्स ने कार्रवाई की थी, डेथ सर्टिफिकेट भी सबमिट करवा दिया था। इसके बाद क्या उस बैंक के ऑडिट विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके ध्यान में ये बड़ी मिस्टेक नहीं आई? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है ऐसे मामलों में? देखिए, ऐसे बहुत सारे मामले हैं हमारे सामने, जहां पर बैंक की गड़बड़ी की वजह से, बैंक की गलती की वजह से पहले तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया जाता है और फिर इसके बाद इसका जो खामियाजा है, इसकी जो परेशानी है, वो पेंशनर्स भुगत रहे हैं, फैमिली पेंशनर्स भुगत रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि एक फैमिली पेंशनर्स को जहां पर उनकी इनहेंस रेट से ही पेंशन आनी चाहिए थी 7 साल तक, क्योंकि उनके हस्बैंड की जब डेथ हुई तो उनकी एज कम थी, उनके हस्बैंड की एज कम थी। तो इनहेंस रेट के बदले 2 साल तो उनको इनहेंस रेट से पेंशन दे दी, फिर ऑर्डिनरी रेट से कर दी, फिर जो इनहेंस रेट से पेंशन दिया उसकी भी रिकवरी काट रहे थे। अब इन सारी गड़बड़ियों को लेकर हालांकि हम सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, एक एक करके सारी चीजों को सही करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या बैंक हो या स्पर्श हो जहां से आप पेंशन ले रहे हैं, क्या उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं है कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए? खास तौर पर फैमिली पेंशनर्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस चीज को लेकर क्या उनको ध्यान में नहीं रखना चाहिए? और ऑडिट विभाग कर क्या रहा है? उनके अधिकारी कर्मचारी कर क्या रहे हैं? यही चीज मेरी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि रोज सैकड़ों हम जब फैमिली पेंशनर या पेंशनर से बात करते हैं तो ऐसी ही गड़बड़ियां सामने आती है जहां उनकी कोई भी गलती नहीं होती है। कुछ एक केस ऐसे आते हैं जहां उनकी पेंशन में कोई रिवीजन, जैसे ओआरओपी 1 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, उसका लाभ नहीं मिला है, एरियर्स का भुगतान छूट जाता है, गलत रैंक की पेंशन दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां हैं। लेकिन संबंधित विभाग को इसको लेकर जरूर से कार्रवाई करनी चाहिए और पेंशनर्स को भी इसके बारे में जरूर से ध्यान देना चाहिए। और साथ ही में यहाँ मैं फैमिली पेंशनर्स को कहना चाहूंगी कि एक बार अगर अगर किसी वेटरन्स की डेथ हो गई है, इसके बाद उनकी फैमिली ने फैमिली पेंशन चालू करवाने के लिए आवेदन दिया है, तो थोड़ा सुनिश्चित कर लीजिएगा कि बैंक ने वो डेथ सर्टिफिकेट, आपकी एप्लीकेशन जो वगैरह जो है, जो लिख के दिया है आपने, वो रिकॉर्ड तक पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया है। अगर ज़्यादा पेंशन मिल रही है तो भी परेशानी होगी, अगर कम मिल रही है तो परेशानी है ही, फिर इसको लेकर ज़रूर से कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए 1-2 कमेंट देख लेते हैं। एमएससीपी से जुड़ा हुआ एक कमेंट आया है हमें, जहाँ एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैडम ये जो हैं 2003 मार्च में रिटायर आए हैं हवलदार रैंक से, और ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट इनको जो है ऑनरी नायब सूबेदार मिला था 2003 में। पर जब ये रिटायर आए मार्च 2003 में, तो ये पूछ रहे हैं कि एमएससीपी हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो इनकी सर्विस है टोटल वो 24 साल और 29 दिन है। ऐसे में देखिए 2003 में ये रिटायर होकर आए हैं तो एससीपी इनको ज़रूर से लागू है। एमएससीपी लागू नहीं है। एमएससीपी लागू होती अगर 2006 में या उसके बाद रिटायर होकर आते, तो 24 साल में नायब सूबेदार की जो है पेंशन इनको लागू हो जाती, एमएससीपी मिल जाती। लेकिन यहाँ पर देखिए मामला क्या है कि ये एसीपी के लिए पूछना चाहते हैं, तो एसीपी तो इनको बिल्कुल मिलेगी। लेकिन इसमें मतलब इस पे भी ये कंडीशन है, मैं उसके बारे में भी देखिए क्लियर करती हूँ। ये कह रहे हैं कि 24 साल और 29 दिन की सर्विस है। एसीपी का क्या फॉर्मूला है कि 10-10-10 साल में, यानी 10 साल में नायक, 20 साल में हवलदार, 30 साल में नायब सूबेदार, यानी 10 साल में प्रमोशन का यहाँ पर जो है एसीपी का रूल्स है। अब यहाँ पर इनको अगर हवलदार रैंक में सर्विस करते हुए, हवलदार रैंक की प्रमोशन इनको हुई और उसके बाद उन्होंने लगातार 10 साल तक हवलदार रैंक में सर्विस की है, तो इनको एसीपी जो है नायब सूबेदार का ज़रूर से मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा जिन्होंने भी ये कमेंट किया है वो थोड़ा ये सोचकर या ये चेक कर लीजिए कि आपने क्या हवलदार रैंक में 10 साल सर्विस पूरी की है। अगर 10 साल सर्विस पूरी की है तो एसीपी के लिए रिकॉर्ड को ज़रूर से आप लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो के अंत में एक कमेंट देख लेती हैं। हमारे वेटरन्स लिख रहे हैं यहाँ पर कि स्पर्श सेवा केंद्र पूरे भारत में हर जिले में होना चाहिए, जिससे हमारे ज़्यादा उम्र के जो वेटरन्स भाई हैं और फैमिली पेंशनर्स की समस्या जैसे लाइफ सर्टिफिकेट या स्पर्श संबंधित जो समस्या है उसका समाधान निकल सके। तो ये बिल्कुल सही बात है आपकी। स्पर्श जब से आया है, हमारे जो एजेड जो हमारे वेटरन्स हैं या हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, वो इसको लेकर सबसे ज़्यादा हमें परेशान दिख रही हैं। क्योंकि हम ये नहीं मान सकते हैं कि जो सभी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं, वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करेंगे या स्पर्श पोर्टल को आसानी से यूज़ कर पाएँगे। कई बार ये देखा गया है कि जो हमारे एजेड पेंशनर्स हैं, वो अपने बच्चों के द्वारा या अपने पोते-पोतियों के द्वारा जो है स्पर्श से जुड़े हुए काम-काज करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए स्पर्श से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है, इस तरीके से पेंशन संबंधित या पीपीओ में सुधार, तो इसके लिए ज़रूर से स्पर्श को ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच प्रोग्राम्स करने चाहिए।
ये मांग सभी वेटरन्स की है और हम भी देखिए अपने वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं। मुझे हालाँकि दूसरे जो हमारे डिफेंस से जुड़ी हुई जानकारियाँ देते हैं, उनके वीडियोज़ के बारे में मैं नहीं कह पाऊँगी, लेकिन मेरे वीडियोज़ के माध्यम से आपको ये जानकारी ज़रूर से मिलेगी कि स्पर्श में कब, कहाँ, क्या, कौन-सा आउटरीच प्रोग्राम्स होने जा रहा है, कौन-सी डेट को। क्योंकि देखिए जब मेरे ध्यान में ये बात आती है कि इस डेट को, इस महीने फर्स्ट आउटरीच प्रोग्राम्स होने वाला है, तो उसकी जानकारी मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ और फिर 1-2 दिन में इसको रिपीट भी करती रहती हूँ, ताकि उसके आस-पास के जो जिले के या एरिया के जो वेटरन्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, वो उसका लाभ ले पाएँ। अब यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में, त्रिची में जो एक स्पष्ट आउटरीच प्रोग्राम्स होने जा रहा है, जो काफ़ी एक बड़ा आयोजन है, जहाँ माननीय रक्षा मंत्री जी खुद उसका उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसका भी लाभ लेने के लिए वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को ज़रूर से जाना चाहिए, जो 30 जून को होने वाला है। बाकी मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से ऐसी स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स हो, पेंशन अदालत हो इसके बारे में समय-समय पर ज़रूर से जानकारी शेयर करती रहती हूँ, जो हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए सही में उपयोगी जानकारी होती है। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।